तो ये जो वीकली गोल्ड प्राइस निकालते हैं आप, ये कहाँ से आपके दिमाग में आया? जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो लोग मुझे गालियां देते थे, इसको ज्वेलरी के बारे में कुछ पता नहीं है, बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर वीकली व्यू में हमने सोचा हम एक रेंज देंगे, उस रेंज के अंदर अंदर गोल्ड या सिल्वर प्राइसेस मूव करेंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। उस रेंज को लोगों ने बहुत अच्छी तरह पिकअप किया। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को उसका काफ़ी फायदा होगा। मैं जितने कमेंट्स आते हैं वो पढ़ता हूँ, जो नेगेटिव कमेंट्स है वो मैं खास पढ़ता हूँ। जब एक्साइज आया 2016 में तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा लोगों को एक्साइज के बारे में समझाऊं, तो लोगों ने मेरा विरोध किया, सरकार का विरोध किया कि एक्साइज नहीं लगनी चाहिए। इंडस्ट्री की बेहतरी किसी की दुकान की बेहतरी से बेहतर होती है। गोल्ड इंडस्ट्री की भी वही हालत होती जो डायमंड इंडस्ट्री की हुई है। आपको उधारी में माल बेचना इस इंडस्ट्री के लिए धीरे धीरे खतरनाक हो सकता है। यदि कोई मैन्युफैक्चरर आईपीओ लेके आता है या कोई रिटेलर आईपीओ लेके आता है तो उसके पास तो विदाउट इंटरेस्ट का पैसा है, आप उससे कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि छोटा रिटेलर बचेगा ही नहीं। आप जितना ट्रांसपेरेंसी लाएंगे आपके बिजनेस में उतना बेहतर होगा। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ही एग्जाम्पल है। भारत में लोगों को गोल्ड की चाहत, हम 99% गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, तो हम प्राइस टेकर है, हम प्राइस डिस्कवरी नहीं कर सकते। हम प्राइस डिस्कवरी तभी कर पाएंगे यदि सारा गोल्ड जो इंपोर्ट होता है हिंदुस्तान में उसको नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज़ का पॉडकास्ट द बिग बुलियन शो। और दोस्तों, हम लोग इसमें चर्चा करते हैं बुलियन इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री के बड़े लीडर्स से, जो कि आपको एक विजन देते हैं कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, और वो चीज़ें आपके काम आती हैं। वो सारी चीज़ें हम इसमें चर्चा करते हैं। और आज के हमारे मेहमान जो हैं बहुत ही खास मेहमान हैं, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए कि इनका पॉडकास्ट ज़रूर करिए। और वो हैं आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेंद्र मेहता जी। मेहता जी नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते। मेहता जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा आपसे। जब से हम लोगों ने आपके साथ इंटरव्यू शुरू किया और हम लोगों ने एनालिसिस शुरू किया, हम लोग मुझे लगता है करीब 2.5-3 साल से कर रहे हैं। पर्सनली मेरे लिए बहुत काफ़ी अच्छा रहा, मैं आपको सच बताऊं, जुड़ना आपसे, क्योंकि ये जो सीरीज़ हम लोगों ने वीकली शुरू की गोल्ड प्राइजेस की, बहुत ज़रूरी थी। और अभी हम लोग इंडस्ट्री से भी बात कर रहे थे तो लोग कैसे वेट करते हैं। तो ये जो वीकली गोल्ड प्राइस निकालते हैं आप, ये कहाँ से आपके दिमाग में आया, वो थोड़ा मुझे बताइए कि मैं वीकली चलो बताता हूँ। नहीं, मैंने नॉर्मली देखा था कि जितने भी एनालिस्ट होते हैं वीरेंद्र जी, वो डेली ट्रेडिंग व्यू बताते हैं और ट्रेडिंग व्यू में एक स्टॉप लॉस रहता है और एक ये लेवल पे बाय करना है, ये लेवल पे सेल करना है। तो मैंने देखा कि ये तो डेली ट्रेडिंग व्यू है और बहुत रिस्की होता है डेली ट्रेडिंग व्यू। तो मैंने सोचा कि ये डेली ट्रेडिंग व्यू की जगह पे कोई भी वीकली व्यू नहीं देता था। तो मैंने कहा चलो हम वीकली शुरू करते हैं। लेकिन फिर वीकली व्यू में हमने सोचा हम एक रेंज देंगे, उस रेंज के अंदर अंदर गोल्ड या सिल्वर प्राइसेस मूव करेंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। तो उस रेंज को लोगों ने बहुत अच्छी तरह पिकअप किया, बहुत अच्छी तरह लाइक किया। और रिज़ल्ट आपके सामने है, क्योंकि गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़ चैनल जो है उसके व्यूअरशिप बढ़े और लोगों का इतना हमें प्रोत्साहन मिला, सम्मान मिला, लोग उसको लाइक करते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो सर, अगर हम बात करें, कब से शुरू किया था आपने ये वीकली रेंज देना? मुझे लगता है मैंने कोविड के समय से या उसके थोड़ा सा पहले से ये शुरू किया था। अभी लगभग 6 साल हो चुके हैं और लोग अब वेट करते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि आई एम 100% एक्यूरेट, लेकिन मुझे लगता है अगर हम 70-80% भी एक्यूरेसी ले आते हैं या विद इन दैट रेंज ही गोल्ड या सिल्वर प्राइसेस मूव करते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को उसका काफ़ी फ़ायदा होता है। नहीं, देखिए, मैं तो किसी से कोई चार्ज ले नहीं रहा हूँ। तो यदि कोई उसको बेच के कोई पैसा कमा रहा है तो मुझे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। मैंने सुना है, क्योंकि मैं वीकली रेंज व्यू जो है वो इंग्लिश में देता हूँ, तो मैंने सुना कि लोग उसको हिंदी में, पंजाबी में
ट्रांसलेट कर रहे हैं, गुजराती में ट्रांसलेट कर रहे हैं और बेच रहे हैं। तो जो बेच रहे हैं उनका भी भला हो। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि शायद वो पॉपुलैरिटी इतनी है कि लोग उसका इस्तेमाल करके, कुछ लोग यदि उसमें कुछ पैसा बना रहे हैं उसको बेच के, तो भगवान उनका भला करे। नहीं, ये अच्छी बात है। सिर्फ कुछ लोग नहीं सर, सच बताऊं तो जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है वेट करती है कि क्या कुछ रेंज रहेगी, कैसे भाव होंगे। और हम कमेंट्स में देखते हैं, चूँकि हमारे इसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लगातार कि मेहता जी का इस हफ्ते का ये रहा। 100% तो कोई करेक्ट होता नहीं है हमेशा, मतलब 19-20 तो होता ही रहता है। तो मेहता जी, अगर हम आपके जर्नी की बात करें, आप शुरू से गोल्ड इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं या ये एक एक्सीडेंटली आप इसमें घुस गए? नहीं, ये मैं एक्सीडेंटली तो नहीं कह सकते। मैं 1988 में सीए बन गया था और 2011-12 फाइनेंशियल ईयर में तभी ये इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन हुआ करता था। इसके प्रेसिडेंट मोहित कंबोज जी थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये एसोसिएशन को हमें बहुत आगे बढ़ाना है, बहुत आगे लेके जाना है, बहुत समस्याएं हैं, सरकार से रिप्रेजेंटेशन करने हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए जो पॉलिसी और रेगुलेशन रिलेटेड मैटर्स को समझ सके और उसके बारे में सरकार से 1-to-1 बात भी कर सके और सरकार को कम्युनिकेट कर सके। तो फिर मैंने 2011-12 में, मेरे पास कुछ ऑडिट्स थी ज्वेलरी इंडस्ट्री की, तो उसी को लेके मेरी वहाँ से पहचान बनी और मुझे ये रोल मिला सेक्रेटरी बनने का। सो आप काफ़ी समय से सेक्रेटरी हैं। क्या एक बड़ा बदलाव एज ए पॉलिसी मेकिंग आप इंडस्ट्री के लिए लेकर आए, या जिसने आपको भी लगता है कि ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन डिसीजन था, या ये मैंने बहुत बड़ा काम किया जिसकी वजह से इंडस्ट्री को आगे ले जाने में मदद मिली? इंडस्ट्री धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड होती जा रही है। मुझे लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो लोग मुझे गालियां देते थे कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसको ज्वेलरी के बारे में कुछ पता नहीं है, बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये सारे कानून जो भी सरकार को भी समझा रहा है वो सब सरकार के फेवर में है। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। मैं हमेशा इंडस्ट्री के फेवर में कानून बनाता था और जिससे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बना रहे, और वही चीज़ मैं लोगों को कहता था कि ये चीज़ आप हमें करनी चाहिए। तो जैसे जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि अगर आप कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस नहीं जीत सकते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सो अगर हम इनिशियल फेज़ की बात करें तो आपके लिए वहाँ पर टफेस्ट रियलिटी क्या थी? स्टार्टिंग फेज़ की आपकी क्या टफेस्ट? देखिए, मैं जब आया तो पहले तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। मुझे लगा कि ये इतनी आसान प्रक्रिया भी नहीं है। बहुत सारे डायरेक्टर, मेरे लिए पूरी इंडस्ट्री नई, और इंडस्ट्री में मैंने देखा सबको अपनी दुकान चलाने में इंटरेस्ट है, किसी को इंडस्ट्री चलाने में इंटरेस्ट नहीं है। तो दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी। मैंने कहा ये तो 3 लाख ज्वेलर अपनी अपनी दुकान चलाएंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो ये सबसे डिफ़िकल्ट था। फिर 2016 में एक्साइज आया। जब एक्साइज आया 2016 में तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा लोगों को एक्साइज के बारे में समझाऊं। तो लोगों ने मेरा विरोध किया, सरकार का विरोध किया कि एक्साइज नहीं लगनी चाहिए, बट एक्साइज तो लगी। उसके बाद जीएसटी आया 2017 में। तब मुझे समझ में आया कि भाई, मुझे लगा कि अब तो मुझे थोड़ा जीएसटी लोगों को समझाना चाहिए। तो वहाँ से मेरी जर्नी 2016 से मेजर जर्नी शुरू हुई और इंडिपेंडेंटली मैंने जीएसटी और दूसरे बहुत सारे इंडस्ट्री के मुद्दों को लेकर मैंने लेक्चर्स देने शुरू किए, सेमिनार किए, वेबिनार किए। मुझे लगता है जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो मेरा अचीवमेंट है कि इंडस्ट्री को हॉलमार्किंग हमने दिया। क्योंकि आप जब देखिए, जब मैंडेटरी हॉलमार्किंग लगा था तो हॉलमार्किंग जब लगा था तो वो उस समय पूरी इंडस्ट्री स्ट्राइक पे चली गई थी, एक्सेप्ट आईबीजे छोड़ के। तो क्योंकि मैंने कहा ये हॉलमार्किंग तो आना ही चाहिए। अगर ज्वेलर सही माल बेच रहे हैं तो हॉलमार्किंग से दिक्कत कहाँ है?
और इससे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये मेरा हमेशा कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस पहला प्रायोरिटी रहती। तो वो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण था। वो स्ट्राइक ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। जो जो मिसगाइड करते थे लोगों को, जितनी भी मिसगाइड होती थी हॉलमार्किंग को लेके, वो मैंने दूर करने की कोशिश की। उस समय मैंने आपको बताऊं, मैंने लगभग 60 वेबिनार किए थे, 60 वेबिनार्स मैंने किए थे। और एक एक जन को, हमें रात को 9 बजे वेबिनार शुरू करता था, रात को 11:30, 12, 1 बजे तक हम वेबिनार करते थे। और मेरे साथ में उसमें मेरे प्रिय मित्र अनुराग जी रहते थे, वो भी लोगों को समझाते थे और बहुत बहुत मज़ा आता था। तो धीरे धीरे मुझे लगता है वो सबसे अच्छा डिसीजन था इंडस्ट्री के लिए, वरना आज गोल्ड इंडस्ट्री की भी वही हालत होती जो डायमंड इंडस्ट्री की हुई है। जैसे लैब ग्रोन ने पूरा इंडस्ट्री को, लैब ग्रोन डायमंड ने पूरा इंडस्ट्री को लिए कवर अप कर लिया, वैसे लोगों का गोल्ड से विश्वास उठ जाता। तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा अचीवमेंट। लोग सुरेंद्र मेहता को गलत क्यों समझते? क्रिटिसिज्म कैसे आपको पॉलिश करता है, कोई भी क्रिटिसाइज करता है? देखिए, हम जब ये सैटरडे को ये जो करते हैं ना वेबिनार, भी हम जो करते हैं जो एवरी सैटरडे को प्राइस प्रोजेक्शंस के लिए, तो मैं और कुछ नहीं देखता, मैं जितने कमेंट्स आते हैं वो पढ़ता हूँ। और मैं हर कमेंट्स को सोचता हूँ, जो नेगेटिव कमेंट्स है वो मैं खास पढ़ता हूँ। और मैंने रियलाइज़ किया कि नेगेटिव कमेंट्स आपके लिए कुछ अच्छे होते हैं, आप इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। कोई 100% सच नहीं हो सकता, 100% कोई राइट नहीं हो सकता। तो नेगेटिव कमेंट्स आपको और आपको उभर कर लाएंगे। तो मैंने उसको पॉजिटिवली लिया। पहले पहले मैं अपसेट हो जाता था। और देखिए, ये एक बहुत लॉजिकल बात है। जैसे मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ कि जब हॉलमार्किंग आया तो मुझे बिहार से एक ज्वेलर का फ़ोन आया था, जिसकी शायद 100 या 150 फुट की दुकान थी। तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि ये आप एकदम गलत कर रहे हो, हम आपका विरोध करेंगे, आप हॉलमार्किंग के लिए कैसे फेवर कर सकते हो सरकार का। और उसी वक्त मेरे पास में किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से फ़ोन आया जो हॉलमार्किंग को समर्थन कर रहे थे। तो मैं दोनों फ़ोन लेके ऐसे खड़ा था और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ। लेकिन इंडस्ट्री की बेहतरी किसी की दुकान की बेहतरी से बेहतर होती है। तो मैं इंडस्ट्री की तरफ चला, कंज्यूमर की तरफ चला। ये सही बात है। प्राइजेस की हम लोग बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इंडिया में जो प्राइस डिस्कवरी होती है वो ट्रूली ट्रांसपेरेंट है या उसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? क्योंकि प्राइसिंग को लेके गोल्ड प्राइस बहुत सारी चीज़ें चलती है। आपको क्या लगता है कि अभी भी इंडस्ट्री में प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी है या उसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? नहीं, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देखिए, इंडस्ट्री अभी भी प्राइसिंग को लेके ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैंने बहुत सारे ज्वेलर्स को देखा है, वो अपनी दुकान में जो कमोडिटी एक्सचेंज के प्राइस हैं वो प्राइस से गोल्ड को बेचने की कोशिश करते हैं और स्पॉट प्राइस से नहीं बेचते। तो ये गलत है। और मुझे लगता है कि ये कंज्यूमर तक भी ये अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए कि स्पॉट प्राइस अलग होता है और एक्सचेंज तो फ्यूचर प्राइस देता है। एक्सचेंज, हमारे देश में स्पॉट एक्सचेंज है ही नहीं। हमारे देश में जो ये कमोडिटी एक्सचेंज है वो फ्यूचरिस्टिक एक्सचेंज है। तो उनका प्राइस करंट प्राइस कैसे हो सकता है? जैसे मैं आज ही का ले लूँ तो लगभग एक्सचेंज प्राइस और स्पॉट प्राइस में, स्पॉट प्राइस लगभग 2900 रुपये कम है पर 10 ग्राम। मतलब आप सोच लीजिए कितना फ़र्क है। तो हमेशा स्पॉट प्राइस से लोगों को माल खरीदना और बेचना चाहिए और ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। आप जितना ट्रांसपेरेंसी लाएंगे आपके बिजनेस में उतना बेहतर होगा। और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ही एग्जाम्पल है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट है। वो प्राइसिंग को लेके, अपनी क्वालिटी को लेके, प्योरिटी को लेके, डिज़ाइंस को लेके, अपनी आफ्टर सेल सर्विस को लेके, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट। तो आप ट्रांसपेरेंट रहिए, कोई दिक्कत नहीं। सर, अगर हम बात करें इंडस्ट्री की और सरकार की, तो चूंकि आप सरकार को रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं, तो आपको कौन सा ऐसा बड़ा एरिया दिखता है जहां पर ज़्यादा गैप है इंडस्ट्री और सरकार के बीच में और जिसको फिल करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है अभी भी सरकार को ये लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे मैं ये मानता हूँ कि अभी भी इंडस्ट्री सक्सेस नहीं है सरकार को ये समझाने में कि इंडस्ट्री
इतनी भी गलत नहीं है जितनी कि, ठीक है आज से आप 15-20 साल 25 साल पहले की बात करें, आज की तारीख में इंडस्ट्री बहुत ऑर्गेनाइज हो गई है और ये एक बहुत बड़ा गैप है। सरकार अभी भी समझती है कि इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं है, जबकि इंडस्ट्री मैं मानता हूँ कि लगभग 80-85% इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, सिस्टम में आ गई है और ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करती जिससे सरकार को नुकसान। ये आपने सही कही। इंडस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं सर, तो इंडस्ट्री में क्या है, आज का जो ज्वेलरी बिजनेस है उसमें सर्वाइवल और ग्रोथ अगर ये करना है तो आपको क्या लगता है कि क्या बड़ा बदलाव आना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें लास्ट कुछ समय से प्राइसिंग, इवन जो सेल्स है इंडस्ट्री, उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री को क्या बड़ा बदलाव लाना चाहिए? सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि ये इंडस्ट्री में अभी तक भी ये पूरी इंडस्ट्री सर्वाइव करती है बैंक के पैसे पे और खुद के पैसे पे। अब आप बैंक के पैसे और खुद के पैसे पे सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी आपकी, और इतना पैसा आप पंप इन कहाँ से करेंगे? बैंक की भी अल्टीमेटली एक लिमिटेशन है। तो आपको करना क्या होगा? आपको ऑर्गेनाइज होना है, आपको पब्लिक लिस्टिंग कराइए अपनी कंपनी की, आईपीओ में जाइए, इन्वेस्टरों से पैसा लीजिए और उसके बाद अपना बिजनेस करिए। और जो लोग ये नहीं कर पाते हैं उनको मेरी ये सलाह है कि 2-4 बड़े ग्रुपों के साथ आप मर्ज होइए और इस तरफ दौड़ लगाइए, क्योंकि यदि कोई मैन्युफैक्चरर आईपीओ लेके आता है या कोई रिटेलर आईपीओ लेके आता है तो उसके पास तो विदाउट इंटरेस्ट का पैसा है, आप उससे कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। तो उससे कम्पीट करने के लिए आपको भी बिना इंटरेस्ट का पैसा चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनाइज्ड हों, पब्लिक लिस्टिंग करें, इन्वेस्टर से पैसा लें और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से बिजनेस करें, तभी जाके बात बनेगी। और जो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में मुझे लगता है कि वही लोग सर्वाइव होंगे जिनके पास में खुद का पैसा है या इन्वेस्टर मनी है। आप बैंक इंटरेस्ट से ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, आज की जो ज्वेलरी बिजनेस है उसमें प्रॉफिट बढ़ाने का जो सबसे आपको लगता है प्रैक्टिकल तरीका क्या है? प्राइसिंग, प्रोडक्ट या प्रोसेस? मैं तो कहता हूँ प्रॉफिट बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट अगर 0 हो जाए तो आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। ओके। और आपको अच्छी डिज़ाइन, इनोवेशंस, ये चीज़ें लानी पड़ेगी, प्योरिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक आप इनोवेटिव प्रोडक्ट लाइए आपके प्रोडक्ट ज़रूर चलेंगे। और आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने के लिए आपको जो यदि आप मान लीजिए 20 रिटेल स्टोर से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कीजिए। देखिए फ्यूचर तो टेक्नोलॉजी का है, आप ये समझ के चलिए, बिना टेक्नोलॉजी के फ्यूचर नहीं है। तो ये इंडस्ट्री अभी भी ये सोचती है कि हम कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा, मैं उसको माल बेचूंगा। ये सब कहानियाँ, क्योंकि आप रेजिस्टेंस टू चेंज है, आप बदलाव लाना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, लेकिन कस्टमर तो बदल जाएगा। ये पहले हम आज से कुछ साल पहले हम आटा, तेल, घी भी खरीदते थे तो हम बोलते थे हम तो हमारे बनिए की दुकान पर जाएंगे और वहीं से खरीदेंगे, लेकिन आज सारी गृहणियाँ उसको अमेज़ॉन और ब्लिंकिट से खरीद रही है। तो आपकी इंडस्ट्री में भी आप टेक्नोलॉजी से आप मुंह मत मोड़िए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए। यदि आप टेक्नोलॉजी पे खर्चा नहीं कर सकते तो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, उससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को डेवलप कीजिए और ऑनलाइन माल बेचिए। आपको उधारी में माल बेचना इस इंडस्ट्री के लिए धीरे धीरे खतरनाक हो सकता है। तो आपको क्या लगता है जो ट्रेडिशनल ज्वेलर है उसको मॉडर्न की तरफ कदम बढ़ाना है तो ऑनलाइन ही सबसे बड़ा स्टेप है? बिल्कुल, ऑनलाइन तो सबसे मोस्ट मतलब रिक्वायर्ड स्टेप है, उसको सबसे पहले ये काम करना चाहिए। देखिए जब आप उधारी बेचना बंद करेंगे तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, आपको पैसे उधारी में डूबने का जो डर होता है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका माल आपके पास रहेगा। आप ऑनलाइन बेचिए धीरे धीरे। और ये जो सब कहते हैं कि हमारी डिज़ाइनें कॉपी हो जाएगी, गृहिणी तो आज भी घर पे मतलब वो दुकान में आके माल देख के लेना चाहती है, पहन के लेना चाहती है, तो अब तो ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं
कि वो कांच के सामने खड़ी रहेगी, उसको ज्वेलरी पहनी हुई दिखेगी, ड्रेस खुद की, वो चाहे तो 20 ड्रेस बदल सकती है एक झटके में उस टेक्नोलॉजी के बेस पे ही। तो मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानता। और जहाँ तक डिज़ाइन कॉपी करने की बात है, तो कितनी डिज़ाइन कोई कॉपी कर लेगा? 4,000, 40,000, 4 लाख, कितनी डिज़ाइन कोई कॉपी कर सकता है? ये कॉपी करना कोई आसान नहीं है। आप सही कह रहे हैं, कॉपी करना आसान नहीं है। इंडस्ट्री, और क्या आपको लग रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है, क्या आपको लग रहा है कि जो अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री की नेक्स्ट जनरेशन है इस दिशा में सोच रही है, या उसको सोचना चाहिए? और उसको सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोच रही। अभी तक टेक्नोलॉजी को लेकर उनका बिल्कुल सोच नहीं है। मैं कहता हूँ शायद 1% सोचे, 99% सोच नहीं है। लेकिन आपके प्राइजेस की ये स्थिति हो जाएगी, इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप मान लीजिए आप एक रिटेल स्टोर लेके बैठे हैं, तो आपको 30-40 किलो तो माल चाहिए। तो आपको कितने रुपए का माल चाहिए? 40 किलो मतलब 50-60 करोड़ रुपए का तो आपको माल ही चाहिए। आपको 1 करोड़ रुपया सालाना दुकान चलाने का खर्चा होगा, किराया लगेगा, स्टाफ लगेंगे, लाइट लगेगी, खर्चा लगेगा, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, ये सारा खर्चा आपको लगेगा। आप ये कहाँ से करेंगे? और आप शहर में तो ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, आप गांव खेड़े में ये दुकान कैसे खोलेंगे? कहाँ सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी आपको? कोई आपको लूट कर ले जाएगा। तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी हो जाने वाली है। आप मुझे बताइए, आप कोई सेंसिटिव एरिया में ज्वेलरी की शॉप कैसे खुली रख सकते हैं जब ज्वेलरी 1.5 करोड़ रुपए किलो है और आपकी दुकान में 50 करोड़ का माल है? आप कैसे कैसे दुकान में एक सिक्योरिटी गार्ड जिसके पास कुछ एक सिर्फ डंडा रहता है उसके भरोसे पे आप चल रहे हैं? तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। सो ये रिटेल की बात कर रहे हैं आप, रिटेल ज्वेलर्स हैं, उनका भविष्य कैसे देख रहे हैं आप? जो बड़े रिटेल ज्वेलर्स हैं वो सरवाइव कर पाएंगे, छोटे रिटेल ज्वेलर सरवाइव नहीं कर सकते। उनको कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा कि वो कैसे करें, या 4-5 बड़े छोटे रिटेल ज्वेलर्स मिलके एक बड़ा सेटअप करें या ऐसा कुछ करें, तभी बात बनेगी। कुल मिला के फ्यूचर जो है वो रिटेल ज्वेलर के लिए थोड़ा सा, अगर वो रिटेल वालों के लिए ख़राब है तो मैन्युफैक्चरर के लिए भी ख़राब है। देखिए बहुत सिंपल है, फ्यूचर में मैन्युफैक्चरर को अपनी खुद की ब्रांड बनानी पड़ेगी और डायरेक्ट ऑनलाइन बेचना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। तो उसका उधारी बंद हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट का कॉस्ट वगैरह सब खत्म हो जाएगा। पर मैन्युफैक्चरर बेचेगा तो फिर रिटेलर क्या करेगा? वो तो वैसे ही तो मैं तो कह रहा हूँ कि छोटा रिटेलर बचेगा ही नहीं, सिर्फ बड़े बचेंगे। मैं तो कह ही रहा हूँ, इसीलिए मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट बेचना पड़ेगा। कुल मिला के बिजनेस के सर्वाइवल का तरीका खोजना ही होगा। सर, बिजनेस का सर्वाइवल के दो चेंज इसलिए होगा कि एक तो टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, दूसरा आपको सिक्योरिटी रिस्क बढ़ती जाएगी, और तीसरे आपकी उधारी बढ़ती जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? मुझे कोई ऑप्शन बता दे। अगर मेरा पैसा ज़्यादा लगने वाला है, मेरा रिस्क ज़्यादा लगने वाला है, मेरी उधारी बढ़ने वाली है ना, और मेरे को ब्याज ज़्यादा लगने वाला है, तो मैं ऑनलाइन ही धंधा करूँगा ना सर। मैं क्यों उसको बेच के अपना इतना सब दिमाग लगाऊंगा? सही बोल रहे हैं। सो इंडस्ट्री जो है काफ़ी, मैं मेरे हिसाब से अगर हम देखें सर, पिछले 10 साल में काफ़ी कुछ तो बदली, काफ़ी कंपनियां लिस्ट हुई हैं, बहुत सारी और आई भी हैं, बहुत सारे लोग जो है एक्सपांशन भी कर रहे हैं, बड़े बड़े रिटेल भी, कुछ लोग छोटे होकर भी बड़े बने हैं। तो वो जो है एक थॉट प्रोसेस विजन में लाना ज़रूरी है। ट्रेडिशनल सोच से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। ट्रेडिशनली बिजनेस धीरे धीरे आपका नहीं चल सकता, क्योंकि देखिए जनरेशन भी चेंज होती है ना सर। अभी अभी नई जनरेशन आएगी, तो नई जनरेशन आज ग्रॉसरी शॉप पे जाके ग्रॉसरी नहीं खरीदती, वो ब्लिंकिट से मंगाती है। तो नई जनरेशन आएगी तो वो अपने घर के सुनार से ज्वेलरी भी नहीं बनाएगी, वो तो नहीं बनाने वाली है। वो आपके मेरी पीढ़ी तक खत्म हो गया, शायद एक आध पीढ़ी और चल जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन इज द की टू द सक्सेस। नहीं, आप ये मैं अभी रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ का इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये पॉलिसी में शिफ्ट क्यों है आपके, तो उनका ये कहना था कि आने वाले समय में जो डिसीजन मेकिंग है इंडिया में वो यंगर लोगों के पास होगी।
तो हम अभी से ये सोच रहे कि यंगर लोग क्या अभी सोच रहे और आगे क्या सोचेंगे, बिल्कुल सही सोच है उनकी, बिल्कुल सही सोच है। क्योंकि सोना तो डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में रहेगी अगले 5-7 साल 10 साल में, तो जो अभी के यंग लोग हैं वही सब डिसीजन सर मेकर। आज किसी व्यक्ति के घर में उसका उसका डिसीजन नहीं चलता, उसके बच्चे का डिसीजन चल रहा है, तो ये तो इंडस्ट्री में भी होगा ना, किसी यंग आदमी का ही डिसीजन चलेगा, तो वो घर के सुनार के पास तो जाने वाला ही नहीं है। तो घर के सुनार को सोचना चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है। नहीं, ये जरूरी है क्योंकि थॉट प्रोसेस को आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा, बाइंग डिसीजन के हिसाब से। तो इंडस्ट्री की तो बात हो गई, प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो सर, तो आपको क्या लगता है इंडिया जो है उसको ग्लोबल गोल्ड बेंचमार्क ऐसा कुछ बनाना चाहिए प्राइसिंग के लिए, गोल्ड प्राइस के लिए? देखिए, इंडिया इज़ बेसिकली अ प्राइस टेकर। हम 99% गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, तो हम प्राइस टेकर है, हम प्राइस डिस्कवरी नहीं कर सकते। हम प्राइस डिस्कवरी तभी कर पाएंगे यदि सारा गोल्ड जो इंपोर्ट होता है हिंदुस्तान में उसको मैंडेट कर दिया जाए, एक्सचेंज के थ्रू इंपोर्ट होगा। वो तो अभी मैंडेटेड नहीं है, बैंकें अपना इंपोर्ट करती है, एक्सचेंज से भी माल आता है, एक्सचेंज के जरिए भी माल आता है। तो जब तक आप प्राइस डिस्कवरी नहीं कर पाएंगे तो आप प्राइस टेकर ही रहेंगे, आप प्राइस गिवर कैसे बन पाएंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। पर सर मैं देखूं तो हम लंबे समय से सोना चांदी इंडिया में तो संस्कृति का हिस्सा है हजारों सालों से, पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या गोल्ड इंडस्ट्री के लिए कोई बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में हो, अगर हम देखें तो वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन अगर हम देखें वर्ल्ड में तो हमारा नाम ज़रूर आता है टॉप 3 में कंज्यूमर्स में, पर वही बुलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, चाहे प्राइसिंग को लेके, चाहे एमसीएक्स तो चलिए वो है, पर वो भी काफ़ी समय बाद आया। अभी भी इंडिया में इतना बड़ा कोई ग्लोबल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता गोल्ड के अराउंड, क्यों है ऐसा? देखिए, जब तक हम माइनिंग को यहाँ पे एनकरेज नहीं करेंगे तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा नहीं। एक पूरा गोल्ड इकोसिस्टम गिफ्ट सिटी में डालने की कोशिश की गई, उसमें इब्जा एक रिफाइनरी भी लगा रही है और वहाँ पे एक्सचेंज भी खोला गया है, लेकिन अभी तक उस एक्सचेंज को ही सफलता नहीं मिली है, क्योंकि सरकार ने अभी तक उस एक्सचेंज के जरिए इंपोर्ट को मैंडेट ही नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो विज़न है, या शायद सरकार का तो विज़न सही है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका विज़न सरकार के विज़न से अलाइन नहीं है। आप गोल्ड इंपोर्ट को मैंडेट कर दीजिए आईआईबीएक्स के थ्रू, आप माइनिंग के लिए माइनिंग को एनकरेज कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। कुल मिला के वो पूरा एक इकोसिस्टम बनाना जब पड़ेगा। वो इकोसिस्टम, हम रिफाइनरी लगा रहे हैं, लेकिन रिफाइनरी को माल कहाँ से मिलेगा? यहाँ माइनिंग तो है ही नहीं। रिफाइनरी को माल के लिए माइनिंग चाहिए, तो रिफाइनरी मेरे पास है, एक्सचेंज भी खोला हुआ है, लेकिन माइनिंग नहीं है। माइनिंग से रिफाइनिंग में आएगा, रिफाइनिंग से एक्सचेंज में जाएगा, लेकिन सरकार अलाउ कर रही है बैंक को डायरेक्ट गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए। तो ये कैसे होगा? गोल्ड का इकोसिस्टम डेवलप ही नहीं होगा। तो इसको डेवलप करने के लिए जो है कुछ न कुछ वहाँ पर कुछ जरूरी कदम जो है जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। अगले 5 साल में आप बुलियन इंडस्ट्री कैसे देख रहे हैं? कहाँ, मतलब क्या लग रहा है आपको बिगेस्ट चीज क्या होगी बुलियन देखिए, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे, हमने ऑलरेडी देखा है कि 18% बिजनेस ज्वेलरी का शिफ्ट होकर बुलियन की तरफ मूव हुआ है, और प्राइस बढ़ेंगे ये परसेंटेज और मूव होगा। तो बुलियन इंडस्ट्री का फ्यूचर कोई ख़राब नहीं है, ओवरऑल गोल्ड इंडस्ट्री का फ्यूचर ख़राब नहीं है। सिर्फ मूविंग फ्रॉम ज्वेलरी टू बुलियन होगा, जो कि आप किसी औरत को सड़क पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे। अगर मान लीजिए 3 लाख रुपए गोल्ड का प्राइस हो गया, तो कोई भी लेडी जो है, कोई भी हमारी माताएं बहनें 200 ग्राम का सेट पहन के क्या वो 60 लाख का सेट पहन के रास्ते पे घूमेगी? ये तो संभव नहीं है। तो आपके पास इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज़ें आपके फ्लॉन्ट करने के लिए इस्तेमाल होती थी, वो चीज़ें आपके लॉकर में रखने के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन लोगों का भरोसा गोल्ड के ऊपर रहेगा, कायम रहेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली भारत में लोगों को गोल्ड की चाहत है। गोल्ड की चाहत, इसीलिए लोग यहाँ पे सोना खरीदते हैं। आपको क्या लगता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या जो गोल्ड में खरीदारी करते हैं,
वो कब खरीदते हैं, एक्साइटमेंट में या अनसर्टेनिटी में? देखिए मैक्सिमम लोग तो वेडिंग के समय खरीदते हैं, सेलिब्रेशन के समय खरीदते हैं या फेस्टिवल के समय खरीदते हैं, और उसके बाद एक जो नॉर्मल बाइंग होती है वो होती है। तो मुझे लगता है भारत में वेडिंग तो हर साल 1-1 करोड़ वेडिंग होती है, तो ये सब तो चलने ही वाला है, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। हाँ, वो 22 कैरेट की ज्वेलरी 9 कैरेट 14 कैरेट ये जरूर हो जाएगी ताकि उसकी प्राइसिंग कम हो, हल्की ज्वेलरी का चलन थोड़ा बढ़ेगा। मैं एकदम से ये नहीं कहता कि इंडस्ट्री बंद ही हो जाएगी, लेकिन इंडस्ट्री में शिफ्ट होगा, इनोवेशन होगा, शायद गोल्ड और सिल्वर मिक्स करके कोई ज्वेलरी बनाई जाए या कुछ ऐसी चीज़ किया जाए कि एक ही सेट में गोल्ड और सिल्वर दोनों अपेरेंटली डिस्प्ले हो। ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ डायमंड की जगह पे कोई कोई दूसरे स्टोन का इस्तेमाल किया जाए, जैसे डायमंड इंडस्ट्री में लैब ग्रोन आई है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं लैब ग्रोन गोल्ड तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ और चीज़ आ सकती है। लैब ग्रोन गोल्ड पे पहले भी हमने बात की थी, जो कि बनाना मुश्किल है। वो पॉसिबल ही नहीं। कोई लैब ग्रोन गोल्ड क्यों बनाए, इससे अच्छा तो इमिटेशन ज्वेलरी पहन, वो भी तो सेम ही दिखेगी। ये सही बोल रहे हैं आप सर। प्राइसिंग को लेकर अगर अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछूं कि अभी हाई प्राइस थे बीच में, फिर वापस वॉलेटिलिटी आई, फिर हाई प्राइस हुए, फिर लो हुए, तो आपको क्या लगता है इन्वेस्टर को इस दौरान अपना माइंड सेट जो है वो कैसे एडजस्ट करना चाहिए? क्योंकि आप देख रहे हैं पिछला अगर हम 3 महीने देखें तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। वॉलेटिलिटी भी हो रही है, एक साइड तेजी भी दिख रही है, दूसरी साइड वॉलेटिलिटी भी हो रही है। तो ऐसे अनसर्टेनिटी में इन्वेस्टर को अपना माइंड सेट कैसे एडजस्ट करना चाहिए? देखिए आज से 2-3 साल पहले क्या होता था, दिन में $30-40 का मूवमेंट होता था, फिर धीरे धीरे ये मूवमेंट बढ़ के $200 तक आ गया। अब तो हमने देखा दिन में 300 $400 का मूवमेंट होता है। अभी बीच में एक दिन तो $800 का मूवमेंट था, $400 ऊपर $400 नीचे। तो पहले तो वॉलेटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना है। आपको जितनी भी न्यूज़ जो आती है कि भाई आज ये डेटा है, आज ये वॉर हो रहा है, आज ये अचानक से एनएफपी डेटा आने वाले हैं, आज ट्रम्प साहब ने कुछ बोल दिया है, आज पुतिन साहब ने कुछ बोल दिया है, ऐसे जब आपको कोई उस न्यूज़ को इग्नोर करके उस न्यूज़ को इग्नोर कीजिए, आप कभी भी गोल्ड खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तैयारी रखिए। 22 से 25% तक प्राइसेस कभी भी गिर सकता है, और आप सिल्वर खरीदेंगे आप कभी भी तैयार रहिए, 35 से 40% तक प्राइस कभी भी गिर सकता है। आप किसी भी प्राइस में लेंगे, आप आज भी लेंगे तो ये पॉसिबल। आपको उसकी लॉन्ग टर्म जर्नी के बारे में सोचना है, शॉर्ट टर्म जर्नी के बारे में अगर आप सोचते हैं तो गोल्ड सिल्वर मत खरीदिए। प्राइस हमेशा मतलब आप जब ले रहे हैं तो अपने इस माइंड सेट के साथ लीजिए कि 25% नुकसान की संभावना है। कि प्रॉफिट बुकिंग तो कभी भी आ सकती है, और इतना वॉलेटाइल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग क्यों ना आए, आनी भी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग आने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर लोग अंदर आ रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, अंदर आ रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड साइन। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि गोल्ड प्राइस बढ़ने वाला है या घटने वाला है? नहीं, मैं वीकली जब भी एनालिसिस करता हूँ तो मैं काफ़ी पैरामीटर्स को देखता हूँ। मेरे ख्याल से वो एक लंबा डिस्कशन का मुद्दा हो जाएगा। नहीं, बताइए, आप बिल्कुल बताइए। नहीं, मैं उसको हिस्टोरिकली भी देखता हूँ कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और कुछ न्यूज़ के ऊपर भी नज़र देखता हूँ। मैं बेसिकली 5-6 फैक्टर्स को ज़्यादा महत्व देता हूँ। सबसे पहला तो यूएस के डेट में की क्या स्थिति है, जो आज 39 ट्रिलियन है, वो बढ़ रहा है घट रहा है। बॉन्ड यील्ड की क्या स्थिति है, बढ़ रहा है घट रहा है। डॉलर इंडेक्स की क्या स्थिति है ना। और ये जो पैरामीटर्स हैं, उसके बाद में जो आपको रेगुलर न्यूज़ आती है, हर हफ्ते हर रोज़ आपको एक न्यूज़ आ रही है, तो हमको ये न्यूज़ तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि क्या न्यूज़ आने वाली है, लेकिन एक एस्टिमेट की हिस्टोरिकली क्या हुआ था, हिस्ट्री को देख के भविष्य को हम डिसाइड करते हैं। तो लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स जब मैं जो भी मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, वो पैरामीटर्स मेरे उस पेज पे भी लिखे हुए हैं कि ये पैरामीटर्स के बेस पे मैं डिसाइड करूँ। उस पैरामीटर्स में देखिए बहुत सारे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक इक्विटी एनालिस्ट के लिए एनालिसिस करना बहुत सिंपल है,
उसे सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी है या प्रमोटर को का परफॉर्मेंस देखना है। यहाँ तो आपको पूरे वर्ल्ड का परफॉर्मेंस देखना है, पूरा वर्ल्ड कैसे बिहेव कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, आपको सब कुछ देखना है। और आपको पता ही नहीं है कि कल ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे, आपको पता ही नहीं है कि अचानक से क्या नया आ जाएगा। तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट जर्नी, बट मैं खुश हूँ कि मेरे इतने चाहने वाले हैं कि वो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले प्राइस ही चेक करते हैं? मैं सुबह 4:30 में उठ जाता हूँ और रोज़ कम से कम आधा से 1 घंटा मैं सिर्फ गोल्ड इंडस्ट्री को पढ़ता हूँ। उसके बारे में कुछ भी न्यूज़ होती है तो उसको मैं पढ़ता हूँ और शायद वही मुझे बेनिफिट दे रहा है। आपको क्या लगता है, प्राइस प्रिडिक्ट करना ज़्यादा आसान है या वाइफ का मूड? प्राइस प्रेडिक्ट करना ज़्यादा आसान है। सही बोल रहे हैं सर, प्राइस प्रिडिक्शन जो है काफ़ी, जिसको आप कह सकते हैं वैसे आसान है पर वैसे टफ है। वैसे मैं लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप जब भी गोल्ड प्राइस के बारे में किसी से डिस्कस करें तो आप किसी इक्विटी एनालिस्ट से डिस्कस मत कीजिए। इक्विटी एनालिस्ट का एक प्रॉब्लम है, वो सिर्फ टेक्निकल चार्ट देखते हैं, जबकि गोल्ड प्राइसेस टेक्निकल चार्ट पे भी चलते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे पैरामीटर समझने हो। मैं आज भी आपको बताता हूँ, आप मेरे पास 10 इक्विटी एनालिस्ट ले आइए, 9 को हाउ द गोल्ड प्राइसेस आर कन्वर्टेड, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस आर कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपी वो पता नहीं है, उन्हें ड्यूटी का कैलकुलेशन पता नहीं, उन्हें ड्यूटी टैरिफ वैल्यू से कैलकुलेट होती है या कैसे कैलकुलेट होती है वो पता नहीं, ड्यूटी कब कब चेंज होती है वो पता नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी तो बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए। अभी तो गोल्ड का ज़माना है तो उनको व्यूज़ चाहिए, तो वो न्यूज़ बना रहे हैं, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जिन्हें गोल्ड का कैलकुलेशन ही नहीं मालूम कि गोल्ड का इंपोर्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, बैंकिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, लैंडिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होता है। वो लोग रील बना रहे हैं, वो लोग इक्विटी एनालिस्ट, आप भी गोल्ड का भी एनालिसिस कर रहे हैं। नहीं, अभी मैं देख रहा था कि कुछ ये 15 दिन में जो ड्यूटी चेंज होती है रुपए के हिसाब से, तो कुछ खबरें ऐसी चल रही थी, इवन मीडिया हाउसेस, कल से सरकार जो है करने वाली है सोना सस्ता, कल से सरकार घटाएगी इंपोर्ट ड्यूटी, आपको मिलेगा 3,000 रुपये सोना सस्ता। मतलब ये जो स्थिति है, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कैसे ये 15 दिन वाली जो ड्यूटी है ये कैलकुलेट होती है? पहले तो ये 15 दिन में ही आती थी, लेकिन अब मार्केट इतना वॉलेटाइल हो गया कि कभी कभी 2-2, 3-3 दिन में भी ड्यूटी चेंज होने लगी। तो ये जो गोल्ड और सिल्वर पे ड्यूटी टैरिफ वैल्यू पे कैलकुलेट होती है और टैरिफ वैल्यू सरकार फिक्स करती है, तो जो लोग डायरेक्ट 6% कैलकुलेट कर रहे हैं वो गलत है, वो गलत है ही नहीं, आपको टैरिफ वैल्यू पे देखना है ड्यूटी। तो अब लेकिन लोग बना रहे हैं, लोग एनालिसिस कर रहे हैं, लोग मीडिया में भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया में भी लोग लिख रहे हैं, जिन्हें ड्यूटी को कैलकुलेशन ही करना नहीं आता, लेकिन चल रहा है। और प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है वो थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन प्राइस जो है लोग निकालते हैं, उसमें बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। वो ऑन्स, जैसे आप मान लीजिए गोल्ड $5,000 है, तो वो $5,000 पर ट्राई ऑन्स है, फिर उसको ट्राई ऑन्स को किलो में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो 995 में उसका कन्वर्ज़न होता है, और 995 में कन्वर्ज़न करके उसमें रुपी को मल्टीप्लाई किया जाता है। रुपी को मल्टीप्लाई करने के बाद में टैरिफ वैल्यू के बेस पे ड्यूटी कैलकुलेट होती है, और वो ड्यूटी और वो प्राइस को ऐड किया जाता है, और उसके बाद फाइनल प्राइस निकलता है। फिर उससे 999 के प्राइस, 916 के प्राइस, मतलब जो हम 22 कैरेट के प्राइस बोलते हैं, 18 कैरेट के, 14 कैरेट के, वो कैलकुलेट होते हैं। मुझे बताइए ना, कौन से इक्विटी एनालिस्ट है जिनको ये आता है, लेके आइए उनको सामने। और वो रील बना रहे हैं, वो आके मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, वो लोगों को सलाह दे रहे हैं कि गोल्ड आज खरीदिए, कल मत खरीदिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिन्हें ड्यूटी कैलकुलेट करना नहीं आता है वो आपको बता रहे हैं, वो आपके एडवाइज़र बने हुए हैं कि
गोल्ड खरीदना है कि बेचना है, और ड्यूटी का कंपोनेंट 6% है, कोई कम नहीं है। सो हम देखें सर, इब्जा प्राइस जारी करता है दिन में 2 बार। गोल्ड के प्राइस हमारे, एक तो दिन में 12 बजे, एक शाम को। फ्राइडे का जो प्राइस आपका शाम को जारी होता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट प्राइस जारी होता है मंडे 12 बजे। इतने गैप में सर, मतलब ये तो थोड़ा सा मुझे लगता है, ये छुट्टी के दिन भी, मतलब आदमी 3 दिन तक कैसे वेट करेगा। अब जैसे अभी गुड फ्राइडे था, आपका प्राइस थर्सडे को आया, अब 3 दिन तो बिजनेस तो चलता ही रहेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी बंद ही है ना। अगर भारत में कमोडिटी एक्सचेंज बंद है तो हम रूपी को यूएस डॉलर का क्या प्राइस है वो कहाँ से लाएं? हमारे पास तो प्राइस ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बंद है तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड का प्राइस क्या है हमें पता ही नहीं, तो हम इंडियन प्राइस कैलकुलेट कैसे करें? तो ये तो संभव ही नहीं है। पर फिर 3 दिन बिजनेस भी तो चलाना है ना। देखिए, उसके लिए जो एक मार्केट में कुछ प्रीमियम डिस्काउंट जो रहता है उसको बुलियन डीलर्स अपने आप कैलकुलेट करते हैं और वो करके वो मार्केट को चलाते हैं। लेकिन उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं होता है, अनलेस कि कोई उस वीकेंड पे बहुत बड़ा इवेंट हो गया, ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर सर अगर हम देखें प्राइसिंग, अगर हम देखें भी सही, 3 दिन जो है लोग खरीदारी बिकवाली भी करते हैं, गोल्ड की, ज्वेलरी की सारी करते हैं, और 3 दिन तक जो है ऐसे ब्लैंक मार्केट में थोड़ा सा इसलिए दिक्कत होता है। फिर आप दुकान पे तो जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग इब्जा के प्राइस को एक बेंचमार्क प्राइस मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, 3% उसमें जीएसटी जोड़ के, और कुछ लोग ऊपर नीचे करके बेचते भी हैं। तो वो 3 दिन तो उस प्राइस पे चलता नहीं है। फिर मान लीजिए कोई युद्ध की खबर आ गई तो बहुत सारी जगह तो लोग बुकिंग लेना ही बंद कर देते, बोले हम अभी बुकिंग नहीं ले रहे क्योंकि प्राइस पता ही नहीं है। ये तो वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है ना। आपको प्राइस, क्योंकि वर्ल्ड में से ही प्राइस नहीं आ रहा है। हम तो माइनिंग नहीं कर रहे हैं तो हम प्राइसिंग देंगे कैसे? हमें तो प्राइस लेना है, हम प्राइस लेकर उसको कन्वर्ट करना है। सी, वी आर प्राइस टेकर, वी आर नॉट प्राइस डिस्कवरर। तो मेरे पास ही प्राइस नहीं होगा वर्ल्ड का तो मैं कैसे प्राइस दूंगा? ये संभव ही नहीं है। देखिए, इब्जा के प्राइसेस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेंडिंग अगेंस्ट ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बहुत सारे सरकारी एजेंसियों में इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, डीआरआई, वहाँ पे इब्जा के प्राइसेस इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट के केस में भी इब्जा के प्राइस इस्तेमाल होते हैं। आपके ज्वेलरी के वैल्यूएशन में भी इब्जा के प्राइस इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो इब्जा के प्राइसेस का अपना एक महत्व है, लेकिन ये जो बड़े बड़े वीकेंड्स आते हैं, हॉलीडेज होती है, उस वक्त सिंस वी आर प्राइस टेकर वी कैन नॉट गिव प्राइस। अगर हम प्राइस डिस्कवर होते तो हम डिस्कवर करके दे देते प्राइस। एमसीएक्स भी तो बंद रहता है, उस वक्त पे कमोडिटी एक्सचेंज भी तो बंद है, सो कोई ट्रेड भी नहीं करता। ट्रेड नहीं होता पर खरीदारी बिकवाली तो होती है। खरीदारी बिकवाली होती है, और उसका मैं मना नहीं करता, क्योंकि जिनको अपनी दुकानें चलानी है तो वो तो, और वीकेंड पे तो उनके पास ग्राहकी होगी तो वो चलाएंगे, बट हमारे पास प्राइस नहीं आ सकता। चलिए, प्राइस नहीं आ सकता। आपको क्या लगता है प्राइस का ही मैं पूछता हूँ आपसे, अभी अगर हम इतनी वॉलेटिलिटी देखते हैं, लॉन्ग टर्म आपका होराइजन क्या है गोल्ड प्राइस को लेकर? क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत सिंपल है। मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, बी प्रिपेयर्ड फॉर फॉल इन गोल्ड प्राइसेस बाय 22 to 25%, एंड सिल्वर के प्राइस में कभी भी आप 30-35%, 40% तक की भी गिरावट देख सकते हैं। लेकिन एक लंबा हॉरिजन लीजिए, 8 साल का हॉरिजन। मैं गोल्ड के प्राइस को, गोल्ड का हॉरिजन 8 साल का मानता हूँ। तो 8 साल में आपको सिर्फ एक ही फैक्टर देखिए, यूएस का डेट क्या बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे जैसे यूएस का डेट बढ़ेगा, आज 39 ट्रिलियन है, ये कल कितना होगा, अगले साल कितना होगा, 40 ट्रिलियन, 42 ट्रिलियन, वैसे वैसे डॉलर की वैल्यू घटेगी। यदि डॉलर की वैल्यू घटती है तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी। बहुत सिंपल है, आपको कोई ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आपको दूसरे पैरामीटर्स इतना देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें सब दूसरे फैक्टर जो वॉर के फैक्टर्स हैं, एनएफपी के डेटा हैं, फेड के इंटरेस्ट रेट, वो सारे फैक्टर को मैं बाहर रख रहा हूँ।
ये डी डॉलराइजेशन की शुरुआत क्यों हुई? डी डॉलराइजेशन की शुरुआत क्योंकि अमेरिका का डेट बढ़ता जा रहा है इसीलिए हुई। लोगों का डेट से लोगों का अमेरिका के डॉलर के प्रति भरोसा कम हो रहा है, इसीलिए लोग दूसरी करेंसी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो दूसरी करेंसी को, खुद की करेंसी को मजबूत करने के लिए भी तो गोल्ड खरीदना पड़ेगा। तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, गोल्ड के प्राइसेस कम नहीं होने वाले। हाँ, यदि यूएस वाले कोई ऐसी स्कीम ले आए कि उनका डेट कम हो जाए, जो 39 ट्रिलियन है वो 20 ट्रिलियन आ जाए, 30 ट्रिलियन आ जाए, या कोई 8 साल में वो हर साल ऐसा फॉर्मूला ले आवे, कोई ऐसा गणित ले आए कि हर साल मेरा 2-4 ट्रिलियन कम हो रहा है, तो फिर गोल्ड के प्राइस गिरेंगे, अन्यथा गोल्ड के प्राइस बढ़ते ही रहेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? आपको क्या लग रहा है अगले 10 साल 5 साल में क्या है आपका? मुझे 8 साल में गोल्ड के प्राइसेस लगभग $20,000 तक मुझे लगता है आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये पॉसिबल है। पिछले साल गोल्ड के प्राइसेस $2,800 ही थे, इस बार हमने $5,600 तक उसको ऊपर में जाते हुए देखा। तो हमने एक साल में गोल्ड के प्राइसेस को डबल होते हुए देखा है, तो $20,000 में भी हो सकता है। इंडियन टर्म्स में? इंडियन टर्म्स में मुझे लगता है 4.5 लाख से 5 लाख रुपए पर 10 ग्राम गोल्ड के प्राइसेस आ सकते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा सर? ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैंने फ्यूचर ऑफ रिटेल इंडस्ट्री पहले ही बता दिया था कि फ्यूचर ऑफ रिटेल इंडस्ट्री क्या होने वाला है। सिल्वर में क्या लग रहा है आपको? सिल्वर रिस्क है या अपॉर्चुनिटी? देखिए, सिल्वर में जो लोग भी एनालिसिस करते हैं उनको एक चीज़ आप ध्यान रखें कि सिल्वर गोल्ड के पीछे पीछे ही चलेगा। ये भी प्रीशियस मेटल है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल मेटल अब ज़्यादा हो गया है। जब आज से हम 20 साल पहले इंडस्ट्री में सिल्वर इतना यूज़ नहीं होता था जितना अब यूज़ हो रहा है। अब तो उस समय इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं थी, आज इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, उस समय सोलार पैनल नहीं थे, आज सोलार पैनल भी, और बहुत सारे तमाम चीज़ों में सेमीकंडक्टर वगैरह में यूज़ होता है। सिल्वर का 60% यूज़ अभी इंडस्ट्रियल हो गया है। तो गोल्ड के पीछे पीछे सिल्वर की भी जर्नी चलेगी, लेकिन सिल्वर की जर्नी, सिल्वर का राइज और फॉल हमेशा गोल्ड से ज़्यादा होगा। तो यदि गोल्ड 4 गुना बढ़ेगा तो सिल्वर 8 गुना बढ़ेगा, 7 गुना बढ़ सकता है। सिल्वर मुझे लगता है अगले 8 सालों में $500 तक जा सकता है। $500? बिल्कुल। आपको क्या लगता है गोल्ड को सिल्वर रिप्लेस कर सकता है? कभी नहीं करेगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेटल है, सिल्वर ज़्यादा, और गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू है। आप एक चीज़ समझिए, मैं ये बात हमेशा लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास डॉलर है और आपके पास गोल्ड है। डॉलर को कोई रेगुलेट कर रहा है, सरकार रेगुलेट कर रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट डॉलर को रेगुलेट करती है। वो डीवैल्यू कर सकती है और रीवैल्यू भी कर सकती है। गोल्ड को कोई नहीं कर सकता, इट विल फाइंड इट्स ओन मार्केट। जितना आपकी करेंसी डीवैल्यू होगी उतना गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन गोल्ड की जो वैल्यू है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपके पास यदि जेब में डॉलर है या जेब में करेंसी है तो वो कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई सरकार उस पर कंट्रोल कर रही है। गोल्ड पे कोई कंट्रोल नहीं, इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना जरूरी है। सिल्वर कभी गोल्ड को रिप्लेस नहीं करेगा, कोई इंडस्ट्रियल मेटल स्टोर ऑफ वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर सकता। वो सौतेले भाई की तरह पीछे पीछे जरूर चलेगा। एक मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था, उसमें रिपोर्ट में था कि अभी जो रिसेंट गोल्ड और सिल्वर में हम लोगों ने वॉलेटिलिटी देखी, उसमें कुछ ऐसे इन्वेस्टरों के पास ज़्यादा आ गया जो लगातार, जिसको आप कह सकते हैं कि सेफ हेवन से निकल के वो ट्रेडर्स के हाथ में चला गया मामला। इतना ज़्यादा उन लोगों ने इन्वेस्ट किया क्योंकि प्राइस बढ़ रहे थे, इसीलिए जरा सा भी कुछ उठापटक होती है तो गोल्ड इतना मूवमेंट दिखा रहा है। ये तो सब, ये ऑब्वियस है, ये तो सब होने ही वाला है। आप ये समझ के चलिए कि ये इन चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये नए ट्रेडर्स आएंगे, नए लोग आएंगे, नए लोग जुड़ेंगे, जिन्हें शायद गोल्ड सिल्वर का इकोसिस्टम मालूम नहीं है। वो अभी भी घुस गए थे सिल्वर में घुस गए थे, ट्रेड कर लिया था, सिल्वर के प्राइसेस 4,20,000 तक चले गए थे।
जबकि फिजिकल सिल्वर 3,80,000 में मिल रहा था, और वो कमोडिटी एक्सचेंज से 4,20,000 में सिल्वर बाय कर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि सिल्वर स्पॉट प्राइस क्या होता है और फ्यूचर प्राइस क्या होता है। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, भारत में स्पॉट मार्केट गोल्ड और सिल्वर का नहीं है। स्पॉट मार्केट के लिए आपको इब्जा के रेट्स को फॉलो कीजिए या किसी बुलियन डीलर के ऐप को देखिए, और आपको फ्यूचर प्राइसेस चाहिए तो, बिकॉज जो कमोडिटी एक्सचेंज है वो फ्यूचर एक्सचेंजेस है, वो स्पॉट एक्सचेंज नहीं है, वो फ्यूचर के प्राइसेस। तो वो एक्सचेंज पे 4,20,000 में फ्यूचर प्राइस था और स्पॉट प्राइस में 3,80,000 में सिल्वर मिल रही थी। तो उन ट्रेडर्स को समझ में ही नहीं आया, वो एक न्यू जनरेशन थी, न्यू ब्रीड ऑफ ट्रेडर्स थे, न्यू इन्वेस्टर थे, जिनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि नहीं, ये स्पॉट एक्सचेंज ही है। स्पॉट एक्सचेंज नहीं है एमसीएक्स, तो वहाँ पे स्पॉट प्राइस कहाँ से आएंगे, वो तो फ्यूचर प्राइस ही आएंगे। फ्यूचर प्राइस में खरीद के बहुत सारे लोगों ने जो है वहाँ पर, चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, सिल्वर में बहुत लोग, आपको क्या लगता है, बहुत लोग फंसे हुए हैं? सिल्वर में हमेशा बहुत लोग फंसते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले हमने सिल्वर को बहुत हाई प्राइस होते हुए देखा है। सिल्वर $50 गई और फिर $15 आ गई, $11 तक नीचे आ गई। तो सिल्वर में तो ये आम बात है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सिल्वर में आप तैयार रहिए, 40% तक करेक्शन आ सकता है। कोई कारण इसका? आप 2 बार आपने बोला कि गिरावट आ सकती है, या दिख रहा है ऐसा सामने को? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग हमेशा आएगी और कुछ लोग इसमें मतलब इसमें से एग्जिट हो जाते हैं, जो क्योंकि बाद में उनको समझ में आता है कि हमने बिना सोचे समझे ये सब काम किया, तो उनको एग्जिट होना पड़ता है। इसमें पेशेंस भी चाहिए, 8 साल के हॉरिजॉन वाली आइटम है। अब आपको 8 दिन में कुछ प्रॉफिट मुनाफा कमाना है 8 महीने में, तो संभव ही नहीं। करेक्शन आपने बोला तो उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ के देख रहा हूँ। तुर्की ने अभी सोना बेचा, इवन रशिया ने भी, सेंट्रल बैंक ने सोना बेचा। फरवरी का डेटा तो हमारे पास है, दोनों ने बेचा है। मार्च का ज़रूर कुछ है कि हाँ, टर्की ने करीब 60 टन वहाँ पर कुछ गिरवी रखा है, 40 टन के आसपास, 20-22 टन बेचा है। तो जो सेंट्रल बैंक हैं वो लोग भी अब सोना बेच रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये एक ट्रेंड है या ये वन ऑफ द चीज़ है? क्योंकि रूस अपना यूक्रेन वॉर की वजह से वहाँ पर दिक्कत में है, और टर्की इसलिए क्योंकि टर्की ने सोने के अलावा कुछ उसके फॉरेक्स रिजर्व में है ही नहीं। डॉलर, अगर उनको अपनी मुद्रा को रोकना है तो डॉलर चाहिए, तो डॉलर उनके पास है ही नहीं, तो वो सोना बेच के डॉलर ले रहे हैं। देखिए, ये प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, सेंट्रल बैंक्स बेचेंगे। कोई वॉर को संभालने के लिए, देश पर हमला ना हो इसके लिए गोल्ड बेच रहे हैं। कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदने के लिए कई देश गोल्ड बेच रहे हैं। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि कोई बेच रहा है तो कोई ना कोई खरीद भी रहा है, तो इससे फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। उस चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। वो एक टेम्पररी सेटबैक आपको ज़रूर देंगे, टेम्पररी उसमें प्राइस फॉल ज़रूर आएगा, बट वो वापस प्राइस आपका उस लेवल पे एडजस्ट हो जाएगा। गोल्ड ईटीएफ भी तो बेच रहे हैं। मार्च का अगर हम डेटा देखें तो चारों गोल्ड ईटीएफ तो प्रॉफिट बुकिंग है ना, वो तो प्योर इन्वेस्टर चीज़ है। इन्वेस्टर को लगता है मुझे इतना मुनाफा मिल रहा है, मैं निकल जाऊं, तो निकल जाएंगे। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसमें मैं नहीं मान। आप एक चीज़ समझिए सर, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, मतलब उसमें कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति ये सब 30%, 40% ये प्राइस गिरने से गोल्ड सिल्वर में डरे, तो उसको गोल्ड सिल्वर में ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। गोल्ड रिजर्व की हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, इंडिया के पास 800 टन से थोड़ा सा अधिक वहाँ पर है, रिजर्व बैंक के पास कम है, ये और अक्यूमुलेट करना चाहिए इंडिया को गोल्ड? मुझे रिजर्व बैंक एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बढ़िया उनके फ्यूचरिस्टिक व्यू रहते हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने एक्सेलेंट काम किया है। उन्होंने जिस प्रकार से गोल्ड के रिजर्व को पिछले 5-6 सालों में बढ़ाया है, बहुत काबिल तारीफ़ है। मुझे लगता है कि दे आर वाइज इनफ टू टेक द डिसीजन एंड दे विल कीप इंक्रीजिंग द गोल्ड रिजर्व। अब आपके थोड़े से पर्सनल सवाल पूछते हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के अलावा आप किस में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं? मैं हमेशा सबको बोलता हूँ,
मैं देखिए, एक इक्विटी एनालिस्ट आपको बोलेगा गोल्ड में इन्वेस्ट मत कीजिए, लेकिन एक गोल्ड वाला आपको हमेशा बोलेगा सिर्फ 15 या 20% ही गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, बाकी कहीं और इन्वेस्ट कीजिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप 100% गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ आपके पोर्टफोलियो का 15-20% गोल्ड में रखिए, है ना, और बाकी का आप इक्विटी में रखिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, विच आर द वेरी गुड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। मैं तो कहता ही नहीं कि आपको 100% रखना, वो इक्विटी वाले कहते हैं कि 100% इक्विटी में रखिए, मैं नहीं कहता। मार्केट बंद होने के बाद स्ट्रेस कैसे रिलीज करते हैं? मार्केट बंद होने के बाद स्ट्रेस कैसे रिलीज करते हैं? मार्केट तो 11:30 बजे रात को बंद होता है, सोने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। ये सही है कि स्ट्रेस जो है काफ़ी मार्केट की वजह से वहाँ पर होता है। एक चीज़ और मैं आपसे नहीं, लेकिन मैं ज्वेलर नहीं हूँ, इसलिए मुझे इतना स्ट्रेस नहीं होता है। इसीलिए आप इतने अच्छे से चला पा रहे हैं। शायद ये बात भी सही है, इसीलिए लोग मुझसे डरते भी हैं कि इसे क्या फर्क पड़ेगा, ये ज्वेलर तो है ही नहीं। बट ठीक है, सरकार जो डिसीजन लेती है, सरकार भी ज्वेलर थोड़ी है, डिसीजन तो वो ही लेती है। तो फेवरेट टाइम पास क्या है मेहता जी, क्या करते हैं आप खाली समय में? पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई भी न्यूज़ स्टोरी, एक्स मेरा फेवरेट टाइम पास है, ट्विटर जिसे हम कहते हैं, उस पे मुझे नई नई न्यूज़ पढ़ने का मुझे बड़ा शौक है। उसमें मतलब आपको बहुत लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाती है, क्योंकि आजकल दूसरे मैकेनिज्म में आपको न्यूज़ बहुत लेट मिलती है। तो दीज आर दी बेस्ट वे टू टाइम पास। और फिल्में वगैरह कुछ देखते हैं या? बहुत शौक है मुझे फिल्में देखने का, OTT प्लेटफॉर्म पर सीरियल देखने का मुझे बहुत शौक। कोई कौन सी फिल्म फेवरेट है आपकी? देखिए, मेरी 2 पिक्चरें फेवरेट है। एक तो नसीरुद्दीन शाह की वेडनेसडे, ये मेरी फेवरेट फिल्म है, और एक वेलकम, उसमें नाना पाटेकर और अनिल कपूर और अक्षय कुमार और ये सब थे। ये मेरी फेवरेट फिल्म। वो तो एकदम अल्टीमेट टाइम पास है। हाँ, तो ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए। गोल्ड के अलावा और कहीं इन्वेस्ट करते हैं आप या कहीं कुछ? इक्विटी में करता हूँ, म्यूचुअल फंड में करता हूँ इन्वेस्ट। सीए की पढ़ाई काम आ रही है मतलब? सीए की पढ़ाई तो हमेशा काम आएगी। देखिए, सीए कोर्स ही ऐसा है कि सीए की पढ़ाई हमेशा काम आएगी, और सीए में इतना रगड़ के हमको सिखा दिया जाता है कि वो हमें जिंदगी भर याद रहता है। हम किसी चीज़ से डरते नहीं, थोड़े थिक स्किन हो जाते हैं हम लोग, मोटी चमड़ी के हो जाते हैं। लोग गालियां भी देते हैं तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम नॉर्मली वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही। चलिए मेहता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी अच्छी हमारी बातचीत हुई। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आप इंडस्ट्री को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जो हम लोगों की बातचीत में नहीं आया, या कोई ऐसी बात आप बताना चाहते हैं जो लोगों के चाहे आम लोग हों, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे ट्रेडर हो, उनके काम आ सकें? देखिए, सबसे मुख्य बात, 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक ज्वेलर को किसी को ना तो गुमराह करना चाहिए और ना खुद गुमराह होना चाहिए। आप किसी को गुमराह मत कीजिए, ना खुद गुमराह होइए। ज्वेलर गुमराह कस्टमर को तो कम गुमराह करते हैं, खुद गुमराह ज़्यादा हो रहे। कुछ भी न्यूज़ सुन लेते हैं, कुछ भी कई चीज़ें ऐसे सुन लेते हैं कि वो गुमराह हो जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि हाँ ये संभव है, जबकि कुछ चीज़ें संभव नहीं होती। और दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इनोवेशन लेके आइए अपने बिजनेस के अंदर। अगर आप टेक्नोलॉजी इनोवेशन को नहीं लाएंगे और कस्टमर के, कंज्यूमर के फेवर में बात नहीं करेंगे तो आप आगे सरवाइव नहीं हो सकते। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपको क्या लगता है जो ज्वेलर भाई लोग हैं वो, उनको मार्केट में डेली ये अप डाउन प्राइस ये वो और मार्केट से अपना प्रॉफिट देखना चाहिए, या उनको अपनी दुकान है, मेकिंग चार्ज है, इनोवेशन है, ज्वेलरी है, उसको ज़्यादा देखना चाहिए? आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ उनको करनी चाहिए? उनको इनोवेशन, ज्वेलरी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ज़्यादा देखना चाहिए। देखिए,
इंडस्ट्री को बचाइए, आपकी दुकान अपने आप बचेगी। आप इंडस्ट्री को बचाइए, कंज्यूमर को रिटेन करके रखिए, आपकी दुकान चलेगी। अगर आप वो नहीं करते, मैंने देखा ये इंडस्ट्री में जो ज्वेलर है ना वो बड़ा रिजिड है। इतना प्राइस बढ़ने के बाद भी वो 22 कैरेट की ज्वेलरी बेचना चाहता, वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहता 14 कैरेट 18 कैरेट की ज्वेलरी। तो ये बहुत जरूरी। मुझे लगता है एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री को, पूरे इंडस्ट्री को इकट्ठा होकर कारीगर को बचाना चाहिए, क्योंकि यदि कारीगर नहीं बचेंगे तो आप भविष्य में क्या बनाओगे, क्या बेचोगे। आप कारीगर की यदि नई जनरेशन नहीं आई, जो कारीगर की हालत है इस इंडस्ट्री में बहुत ही दयनीय है, बहुत ही गंभीर है। और मतलब इतनी पैसे वाली इंडस्ट्री में यदि कारीगर का ये हाल है तो ये बहुत ही, मुझे लगता है कि सोचने का विषय है, इस पे काम करने का विषय है। कारीगर को मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा और कारीगर के लिए इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि उनकी अगली जनरेशन आए और हैंडमेड ज्वेलरी बनाए जिसका कि एक प्रीमियम मार्केट होना चाहिए। तो आप तो इब्जा में, आप तो कुछ स्टेप ले ही सकते, मतलब हम इतना बड़ा लोग ऑर्गेनाइजेशन। कारीगर को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत सारे इवेंट करते हैं, जिसमें हम एक इवेंट ऐसा भी करते हैं जिसमें कारीगर डायरेक्ट अपना बनाया हुआ माल खुद ही डिस्प्ले करता है। ये इतने बड़े बड़े एग्जीबिशन हो रहे हैं, क्यों ना हम एक कारीगर का एग्जीबिशन करें कि हर कारीगर अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाए कि उसने क्या बनाया है, और एक कारीगर का पूरा मार्केट हो जिसमें सारे मैन्युफैक्चरर आए, होलसेलर आए, रिटेलर आए और वो देखे, कारीगर की प्रतिभा को देखे और उसके हिसाब से कारीगर को ऑर्डर दे। यदि आपका कारीगर को ऑर्डर देना शायद आपको नहीं जमता तो वहाँ पे आपको बीच में मीडिएटर भी मिल जाएंगे जो सोना लगा देंगे आपके लिए। ये क्यों संभव नहीं? ये जब तक आप कारीगर को नहीं बचाएंगे तो इंडस्ट्री कैसे बचेगी? एक तरफ आपको कस्टमर को बचाना है, दूसरी तरफ आपको कारीगर को बचाना है, तभी तो इंडस्ट्री बचेगी ना। आपने बहुत सही बात बोली सर कि इंडस्ट्री को बचाना है तो कस्टमर को भी बचाना है और कारीगर को भी बचाना ही होगा। थैंक यू सो मच मेहता जी, हमें अपना इतना कीमती समय देने के लिए। और दोस्तों, द बिग बुलियन शो का ये वाला पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।